चलो हेडिंग डालो आज की, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हेडिंग इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा हमने बेटा स्टार्ट किया जिस दिन वेव ऑप्टिक्स आपकी स्टार्ट ही की है, हमने बोला नेचर में कुछ फिनोमेना हो गए जी, जैसे कि इंटरफेरेंस। पहले नंबर पे क्या बोला था? इंटरफेरेंस। दूसरे नंबर पे क्या बोला था? डायफ्रैक्शन। नंबर पे क्या बोला हमने? पोलराइजेशन। इसके अलावा भी कुछ फिनोमेना है, लेकिन ये तीन तो देखो प्लस टू लेवल तक फिर कॉमनली आती है ना। ये हमने पहले दिन ही बोला कि यार जब तक तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के फिनोमेना चल रहे थे तब तक तो ठीक है कि रे ऑप्टिक्स से काम चल रहा था, लेकिन इंटरफेरेंस नाम का एक फिनोमेना ऑब्जर्व कर लिया, रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन ही नहीं हुआ, इसकी जरूरत पड़ गई, वेव ऑप्टिक्स की हम पढ़ रहे हैं। अब उन्हीं में बेटा एक और फिनोमेना है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं होता है, इसमें भी प्योर क्या लगती है? वेव ऑप्टिक्स लगती है। इंटरफेरेंस कवर अप करने के बाद हमारा अगला टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस में वेव ऑप्टिक्स में हमारा पहला टॉपिक रहता है वेव फ्रंट, कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। दूसरे नंबर पे क्या आता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस टाइम कंज्यूमिंग था, तो समझाने में भी टाइम लगा, कवर अप करने में भी टाइम लग गया। उसके बाद अभी न्यूमेरिकल्स भी करने बाकी हैं, वो रहते हैं, वो भी कवर अप करेंगे। फिर उसके लिए आपको बोल दिया एक बार ये कर लो, आप अपनी असाइनमेंट वगैरह कर लो, फिर इकट्ठे ही करवा देंगे। ओके, आज का टॉपिक क्या हो गया? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस बार क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। इस बार मैंने इंटरफेरेंस पहले एक्सप्लेन किया था, उसके बाद डेफिनेशन। इस बार इसकी डेफिनेशन ही पहले लिखवा देते हैं, लिख लो। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ द लाइट एट शार्प एजेस। डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प edges is termed as the diffraction of light. Bending of light at sharp edges. अब क्या मतलब है समझा देते हैं। Bending of light at sharp edges is termed as diffraction of light. नोट कर लीजिए डेफिनेशन। ओके, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है लाइट, या अभी तक पढ़ा हुआ होता है अप टू रे ऑप्टिक्स। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बोलो जी, तो सुनती है ना। अगर आप रे के हिसाब से चल रहे हो, लाइट शुड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट को कैसे ट्रेवल करना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए। ओके, तो अब एक एग्जांपल पूछते हैं आपसे। मान लो यहाँ पर कहीं पर एक बेटा सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके सामने मैंने एक ऑब्स्टेकल लगा रखा है। ये क्या हो गया जी? ऑब्स्टेकल है। ओके, सामने बेटा क्या है? एक स्क्रीन है, तो स्क्रीन मान लेते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या हो गया? ऑब्स्टेकल हो गया। अब आप बताना, बाय रूल जो लाइट है, ऑब्स्टेकल थोड़ा छोटा कर दो, ये ऑब्स्टेकल हो गया। बेटा बाय रूल जो लाइट है वो इस पॉइंट से ऊपर ऊपर और इस पॉइंट से नीचे नीचे पहुंचनी चाहिए। इस ए बी रीजन में देयर शुड बी कंप्लीट शैडो और नॉट। ये बताओ, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अब इससे बाहर बाहर तो पहुंचेगी, लेकिन इस बीच में यहाँ पर पहुंचनी नहीं चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट डार्कनेस बिटवीन ए एंड बी। जल्दी बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में लगा कि नहीं? बाहर बाहर होनी चाहिए, ए और बी रीजन में क्या होनी चाहिए? कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए। यहाँ इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ पर मैंने एक क्या रखा है जी? एपर्चर। इसको क्या बोलते हैं? ये मेरा ऑब्स्टेकल हो गया। तो ये चीज क्या होगी बेटा? एपर्चर। एपर्चर मतलब जहां से लाइट पास हो सके, एपर्चर। ओके, सामने फिर क्या रखा? स्क्रीन। अब फिर पॉइंट है, जब लाइट यहाँ से निकलेगी स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए तो ऐसे चलना चाहिए। तो रूल के हिसाब से जल्दी से बता दो, सिर्फ इस ए बी पोर्शन के अंदर ही क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। बाहर बाहर क्या होनी चाहिए?
कंप्लीट शैडो होनी चाहिए। जवाब देते जाओ, जल्दी बोलो, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। पहला जब मैं इसका एग्ज़ाम्पल बता रहा था तो आपने ऐसे किया जैसे तो अलग सी बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ यार। जो ऑब्स्टैकल है तो लाइट, जिससे ऑब्स्टैकल आ गया, वहाँ पे तो क्या आ जानी चाहिए? कंप्लीट शैडो आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर ऑब्स्टैकल है, बीच में लाइट है, तो इस पोर्शन में क्या आनी चाहिए? कंप्लीट लाइट। और इसके ऊपर वाले पोर्शन में कंप्लीट क्या होनी चाहिए? शैडो यानी कि डार्कनेस। कंप्लीट शैडो होनी चाहिए। शैडो का मतलब देयर शुड बी कंप्लीट डार्कनेस। जल्दी जवाब दो, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ में लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे इस पोर्शन में देयर शुड बी कंप्लीट डार्कनेस। देयर शुड बी कंप्लीट डार्कनेस इन आउटर रीजन। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप, अच्छा ये जो बात है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन, इसको ऑब्जर्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैं बोल रहा था ना, इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस को जब ऑब्जर्व करते हैं तो काफ़ी मुश्किल से ऑब्जर्व होता है, बड़ी एक्सट्रीम सी कंडीशन लगानी पड़ती है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, तो आम बात है। मैं आपसे पूछूँगा, देखते हैं आपको क्या जवाब देते हो। मैं ये कह रहा हूँ, बाय रूल तो यहाँ पर कंप्लीट क्या होनी चाहिए? डार्कनेस। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए, तो इस रीजन में भी, यानी यहाँ से नीचे वाले रीजन में भी थोड़ी बहुत ही लाइट पहुँच रही हो। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वेल डिफाइंड इसके नीचे लाइट है ही नहीं है और इसके नीचे ही है। थोड़ा बहुत ये वाला पोर्शन भी क्या हो रहा होता है? इल्यूमिनेट हो रहा होता है। ऐसे ही इसमें भी बेटा, इस रीजन में भी थोड़ी बहुत ही लाइट क्या हो रही होती है? पहुँच रही होती है। ऐसे ही इस केस में इस रीजन में भी डार्कनेस नहीं, थोड़ी बहुत ही लाइट तो साइड पे भी पहुँचती ओके? इसमें भी थोड़ी बहुत ही लाइट साइड पे पहुँचती ही पहुँचती है। तो मतलब रे ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट यहाँ पे पहुँचनी नहीं चाहिए। लाइट शुड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन लाइट इस रीजन में पहुँच रही है, मतलब एज पे लाइट थोड़ी बहुत ही क्या कर रही होगी? बेंड कर रही होगी। ऐसे ही लाइट यहाँ पहुँचनी नहीं चाहिए, लेकिन पहुँच रही है। थोड़ी बहुत ही वहाँ पे भी लाइट आती है। दैट मीन्स यहाँ पर एजेस पे लाइट क्या कर रही हो? बेंड कर रही हो। सब कुछ ऊपर से निकल गया कि डे टू डे लाइफ से इस पॉइंट को रिलेट कर पाए हम। कर लिया रिलेट? होता है ऐसा। अगर मैंने बिल्कुल एक होल से लाइट पास करवाई है, मान लो ये छोटा-सा क्या है? होल है। बाय रूल तो बिल्कुल सीधे यहाँ पर बिल्कुल स्पॉट बनना चाहिए। अगर एक छोटे से होल से मैं क्या पास करवा रहा हूँ? लाइट पास करवा रहा हूँ, तो बाय रूल तो सीधा वहाँ पे क्या बनना चाहिए? सीधी, इफ लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल सामने ही लाइट होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सामने नहीं, लाइट इसके आस-पास स्प्रेड भी होती हुई नज़र आ रही होती है। इसका मतलब एजेस पे लाइट की बेंडिंग हो रही है। उसी के हिसाब से मैंने आपको डेफिनेशन दिया है कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को या इस कांसेप्ट को रे ऑप्टिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। रे ऑप्टिक्स को तो कहती है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ रेज़। उसके हिसाब से यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ही पहुँच रही है। क्यों पहुँच रही है? कि एजेस पे बेटा लाइट की क्या है? डायफ्रैक्शन हो जाती है। एजेस पे लाइट की क्या हो जाएगी? डायफ्रैक्शन हो जाएगी। जैसे सामने ये जो ट्यूबलाइट लग रखी है, सामने जो ट्यूबलाइट लग रखी है, इसके सामने ये ऑब्स्टैकल है देखो, ओके? अगर सारी लाइट्स बंद कर दी जाएँ, सिर्फ वही वाली ट्यूबलाइट जलाऊँ, तो उसकी लाइट भी एंड वाले तक पहुँचेगी थोड़ी बहुत। लेकिन उसके सामने क्या लगा रखा है मैंने? उसके सामने तो ऑब्स्टैकल है ना, बाय रूल नहीं पहुँचनी चाहिए, बाय रूल तो सारी की सारी लाइट कहाँ पहुँचनी? आगे पहुँचनी चाहिए। क्या? यहाँ से जाते हुए बिल्कुल ये इस पॉइंट तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन लास्ट वाले तक भी लाइट थोड़ी बहुत ही कम पहुँचेगी। ये क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे? कि समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली बताया बेटा, ये जो कांसेप्ट प्रैक्टिकली बंद करके बताऊँ? ये रह गई? ये भी दोनों इकट्ठी है ना? इनके आगे देखो ऑब्स्टैकल लगा हुआ है। इस पोर्शन में लाइट क्या आ रही है सब। पीछे वाले पोर्शन में बिल्कुल क्या होनी चाहिए? डार्कनेस होनी चाहिए। ठीक है? लास्ट से अगर बैठे देखोगे ना, लाइन ऑफ साइट में तो ट्यूबलाइट नहीं आएगी। अब ट्यूबलाइट लाइन ऑफ साइट में नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट वहाँ तक थोड़ी पहुँच रही होती है। ठीक है? हो गया प्रैक्टिकल? ओके जी। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? चलो बताओ, एक डेफिनिशन बता दो मेरे को, बता दो व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलो। इट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट
एट शार्प एजेस। शार्प एजेस पे अब शार्प एजेस ही वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, वो भी थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे कि शार्प एज क्यों बोला गया। एक बात बताओ जी, क्या सबको रटा हुआ है? बिना रिवीजन के। व्हाट इज़ इंटरफेरेंस याद है? क्योंकि एग्ज़ाम भी तो देनी है भई। व्हाट इज़ इंटरफेरेंस? इसकी डेफिनिशन याद है? इट इज़ redistribution of light energy when light from two different sources superimpose on each other. Okay. And what is diffraction? ऐसी diffraction रट लेना। It is bending of light at the edges. ऐसी तुमने वेव फ्रंट की डेफिनेशन रटी हुई है, क्योंकि बीच बीच में देखो हमने सब समझा, पूरा टाइम लगा लगा कर समझा, हमें कंसेप्ट भी क्लियर है, लेकिन फाइनली बिना रिवीजन के एनी टाइम मुझे वेव फ्रंट की डेफिनेशन चाहिए, मुझे डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन चाहिए, मुझे इंटरफेरेंस क्या चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। कि अब उस फॉर्म में आपको डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को लेके भी याद भी करनी पड़ेगी। अगेन लास्ट टाइम, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प एजेस। अब शार्प एजेस का कंसेप्ट क्या है ये समझ। देखो एक पॉइंट, डिफ्रैक्शन इज डिफ्रैक्शन occurs appreciably। appreciably मतलब कि डिफ्रैक्शन वाकई ही काफी मात्रा में हो या काफी मात्रा में अगर करवानी है, अगर डिफ्रैक्शन को appreciably मतलब दिखे भी कि डिफ्रैक्शन हो रही है, तो इफ डिफ्रैक्शन हैज टू occur appreciably if wavelength of the diffracting wave, wavelength of the diffracting wave is comparable to the size of obstacle या aperture। देखो दो पॉइंट है, अगर डिफ्रैक्शन अच्छी खासी हाई लेवल पे करवानी है कि दिखे कि डिफ्रैक्शन हो रही है, खूब हो रही है, तो उसकी कंडीशन क्या है? जो डिफ्रैक्टिंग वेव है ना, उसकी वेवलेंथ ऑब्स्टैकल के साइज के साथ क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल होनी चाहिए। कंपैरेबल मतलब बिल्कुल इक्वल वर्ड नहीं यूज किया मैंने, कंपैरेबल किया। कंपैरेबल मतलब अगर ऑब्स्टैकल का साइज मीटर्स में है, वेवलेंथ अगर मीटर्स में है तो डिफ्रैक्शन बढ़िया हो। अगर ऑब्स्टैकल या एपर्चर का साइज सेंटीमीटर्स में है, तो वेवलेंथ भी किस में होनी चाहिए? सेंटीमीटर्स में रहे, एग्जैक्टली इक्वल नहीं पर सेंटीमीटर्स में तो रहे, ऑर्डर तो सेम हो, तब डिफ्रैक्शन दिखेगी कि वाकई डिफ्रैक्शन हो रही है। ओके। अगर नैनोमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में है, एंगस्ट्रॉम में है वेवलेंथ, तो ऑब्स्टैकल का साइज भी किसमें चाहिए? एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में ही चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन बढ़िया तरीके से होगी। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? ये एसेंशियल कंडीशन है। कल को कोई पूछ ले व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, तो आप ये लाइन लिख दोगे, साइज ऑफ द ऑब्स्टैकल और अपर्चर शुड बी कंपैरेबल टू द वेवलेंथ, या कह लो वेवलेंथ शुड बी कंपैरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टैकल। जल्दी बोलो, समझ चुके हो? अब अगली बात, कि जो लाइट है ना बेटा, पहले भी हमने कभी बताया कि लाइट की जो वेवलेंथ है ये होती है 400 से 700 नैनोमीटर, यानी कि 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। ये याद होना चाहिए। ये भी देखो कुछ चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, जिसमें से एक ये है, वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा? 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये लाइट की यानी विजिबल पार्ट की बेटा वेवलेंथ, विजिबल पार्ट की जो वेवलेंथ है इट इज 400 टू 700 नैनोमीटर। ओके, किसमें चल रही है वेवलेंथ? नैनोमीटर में चल रही है कि नहीं? अगर ये मैं 2 जीरो लगा भी दूं तो भी 427 इंटू 10⁻⁻7 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो, समझ रहे हो? -7 क्यों हुआ? क्योंकि ये नैनो में 10⁻⁹ होता है, 2 जीरो मैंने इसको दिया, 10⁻7 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है बहुत बहुत छोटी। अगर लाइट की डिफ्रैक्शन करवानी है बढ़िया तरीके से, तो ऑब्स्टैकल का साइज भी इस ऑर्डर का होना, यानी इस लेवल का होना चाहिए, यानी वो माइक्रोमीटर नैनोमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, तब डिफ्रैक्शन होगी। तो डे टू डे लाइफ में बेटा लाइट की डिफ्रैक्शन होती है, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं होती। डे टू डे लाइफ में इसको हम नॉर्मली इग्नोर कर कर ही चलते हैं। दैट्स व्हाई डे टू डे लाइफ में हम मान लेते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसकी ज्यादा बेंडिंग नहीं हो रही। मेरा पॉइंट समझ गए कि नहीं? मैंने सबसे पहले क्या बोला, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? चलो बता नहीं था। फिर मैंने ये बोला है कि भाई डे टू डे लाइफ में इतनी ज्यादा डिफ्रैक्शन होती नहीं है।
जब तक लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर लेगी तब तक ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये जो कंडीशन है ना, डिफ्रैक्शन करवाने के लिए जो वेवलेंथ है वो कंपैरेबल टू साइज ऑफ ऑब्स्टैकल होनी चाहिए। डे टू डे लाइफ के ऑब्स्टैकल तो मीटर सेंटीमीटर्स में होते हैं। डे टू डे लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, एपर्चर्स हैं, दे आर इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स में। लेकिन ये तो किसमें चल रही है? नैनोमीटर में चल रही है। इसलिए फिर बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्शन होती नहीं है। इसलिए जब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनिशन दी ना हमने, तो हमने बोला बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प एजेस। कहाँ पर? शार्प एज। शार्प एज है ना बेटा, शार्प एज। शार्प एज का जो साइज है, उस एज का एज्यूम किया जा सकता है कि वो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर के ऑर्डर का चलेगा। और एज पे डिफ्रैक्शन इसलिए थोड़ी बहुत लाइट कम हो जाती है। जल्दी बोलो, पॉइंट्स बनते जा रहे हैं कि नहीं बनते जा रहे हैं? एक होती है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में तो टाइम लगता जा रहा है। लेकिन एक है कि वहाँ से कंक्लूडिंग पॉइंट क्या-क्या आते जा रहे हैं। सबसे पहला कंक्लूडिंग पॉइंट क्या निकला है? व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प एजेस। दूसरा फिर उस कंक्लूडिंग पॉइंट डेफिनिशन में शार्प एजेस वर्ड यूज़ हो रहा था। शार्प एजेस क्यों यूज़ किया? फिर मैंने उसके लिए क्या बताया? एसेंशियल कंडीशन। एसेंशियल कंडीशन क्या है बेटा डिफ्रैक्शन की? कि जो लाइट की वेवलेंथ है, वो ऑब्स्टैकल के साइज के साथ कंपैरेबल होगी तो ही डिफ्रैक्शन बढ़िया होगी, वरना नहीं होगी। अब तुम बताओ, डे टू डे लाइफ में ये जो कंडीशन है लाइट के लिए मैच कर जाएगी कि नहीं करेगी? डे टू डे लाइफ में एसेंशियल कंडीशन मैच करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में ऑब्स्टैकल के साइज नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में नहीं है, एंगस्ट्रॉम में नहीं है। दे आर इन मीटर, सेंटीमीटर। इसलिए डे टू डे लाइफ में डिफ्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं की, इतनी ज़्यादा बेंड नहीं करती लाइट डे टू डे लाइफ। ओके, अब अगला पॉइंट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साउंड वेव्स और लाइट वेव्स में से ज़्यादा डिफ्रैक्शन किसकी होती है? तो साउंड वेव्स की क्या होती है? ज़्यादा होती है। ओके, एक रूम है, रूम का दरवाजा खोल दो। ओके, अब रूम का दरवाजा खोलकर बाहर साइड पे, ठीक है? ये रूम है, ठीक है? ये रूम की मान लो ओपनिंग है। ओके, अब इस ओपनिंग के यहाँ पर साइड पे मान लो बल्ब लगा दिया मैंने और मैं यहाँ पर हूँ। बोलो समझ रहे हो? ये रूम है, ये इसका छोटा-सा ओपनिंग है, कोई भी डोर मान लो, कुछ भी मान लो, खिड़की मान लो। यहाँ पे साइड पे कहीं पे बल्ब लगा हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ। अब तुम बताओ इस बल्ब की लाइट यहाँ पर कितनी का आएगी? कम ही आएगी। ओके, ओपनिंग है, अंदर लाइट जलाओगे, अगर मान लो रात का समय है, दिन में तो नहीं पता लगेगा। मान लो रात का समय है, अंदर लाइट जलेगी, बाहर वाले को पता लग जाएगा कि नहीं लगेगा कि अंदर लाइट जल गई है? पता तो लगेगा। पता लग जाएगा कि अंदर वाले ने लाइट ऑन कर ली है। लेकिन उस लाइट का को बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं कर पाएगा। कुछ तो लाइट एजेस वेजेस से डिफ्रैक्ट होके यहाँ तक पहुँच रही है इस बंदे तक, भले ही वो साइड पे, जल्दी बोलो समझ रहे हो? डिफ्रैक्शन हो तो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। अब अगर यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ, स्पीकर में से सॉन्ग चल रहा हो, तो अब ये सॉन्ग इस बंदे तक, ये डोर ओपन है, लगभग सारा ही पहुँच जाएगा। लगभग उतनी की ही इंटेंसिटी से कि नहीं पहुँचेगा? पहुँचेगा ना। मतलब साउंड वेव्स इस तक बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्ट कर कर पहुँच रही है। ठीक है? तो रीज़न क्या है बेटा? रीज़न ये है कि साउंड वेव की डिफ्रैक्शन क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब उसका रीज़न क्या है? साउंड वेव की डिफ्रैक्शन ज़्यादा क्यों होती है? कि साउंड वेव्स की वो वेवलेंथ वाली कंडीशन क्या कर जाती होगी? मैच कर जाती होगी। तो चेक कर सकते हो आप। साउंड वेव की आपको पता है? जो विज़िबल पार्ट है 20 टू 20 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है, जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं? 20 टू 20,000 किलोहर्ट्ज़ क्या है? ऑडिबल रेंज है। ओके, अगर मैं एयर की बात कर रहा हूँ, एयर में जो साउंड की स्पीड है, वेलोसिटी, तो हम 330 मीटर पर सेकंड लेते होते हैं एवरेजली। कभी-कभी 300 भी ले लेते हैं, 330 भी ले लेते हैं, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से वैरी करती है। मतलब 330, 340 आम न्यूमेरिकल्स में चलती है, मतलब यही होती है। ठीक है? अब इसको 330 को मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करूँगा, तो राउंड ऑफ करके मैं कितना ले रहा हूँ? 300 मीटर पर सेकंड ले रहा हूँ। बोलो समझ रहे हो बात को कि नहीं? साउंड की वेवलेंथ पता है कितनी है? 20 टू 20 किलो है, सॉरी फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ, ना में जवाब दे दो, फ्रीक्वेंसी क्लियर है, इतनी होती है, ऑडिबल रेंज है। स्पीड भी 330, 340, 320 भी लेते होते हैं, मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाएँगे हम। तो वहाँ पर इसको 300 लिया, कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा? ईज़ी हो जाएगा। तो क्या आप वेवलेंथ निकाल सकते हो? वेवलेंथ का एक एंड क्या आएगा? वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है बेटा? इट इज़ स्पीड डिवाइडेड बाय
फ्रीक्वेंसी, इट इज स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। जवाब दे दो भाई, ठीक है? तो वेवलेंथ का अगर मैं एक एंड निकालता हूँ, एक एंड आएगा 20 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? 20 नहीं, ऊपर क्या आना चाहिए? 300 डिवाइडेड बाय 20 हर्ट्ज। दूसरा एंड क्या आएगा? 300 डिवाइडेड बाय 20,000। ओके जी, ये कैंसिल हो गया। वेवलेंथ कितनी आ गई? 15 मीटर आ गई कि नहीं? बोल दो भाई, ठीक है? कितना आ गया सॉल्व कर कर? 15 मीटर। और अदर एंड क्या आ गया? जल्दी बता दो, ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बोलो सही है? बोल दिया करो। ये कितना आ गया? 15 मीटर। ये कितना आ गया? उसमें 10 की पावर माइनस 3 का ही फर्क है, ये कटेगा, ये 15 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। तो वेवलेंथ की रेंज बेटा कितनी आ रही है? इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.015 से लेकर 15 मीटर। जवाब दो जी, सही है? अगर सेंटीमीटर में मैं रखूं तो इसको 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 से लेकर 1500 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन सही है? गलत तो नहीं कर दी? ओके, अगर कैलकुलेशन सही है बेटा, तो साउंड वेव की वेवलेंथ चेक करना, 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 1500 सेंटीमीटर। 1500 सेंटीमीटर का मतलब 15 मीटर। 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 15 मीटर तक जा रही है। तो बताओ, अगर ये इतनी जा रही है, कैलकुलेशन तो सही है ना, तो क्या ये वेवलेंथ डे टू डे लाइफ के ऑब्स्टेकल के साइज के कंपेरेबल चले जाएगी कि नहीं चलेगी? डे टू डे लाइफ में साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल भी किसमें चल रहा है आपका? मीटर सेंटीमीटर में। इस साइज के ऑब्स्टेकल तो आम मिलेंगे आपको, और वेवलेंथ भी उसी रेंज में है, तो बिल्कुल मैच हो रही है। तो डे टू डे लाइफ में साउंड वेव की डायफ्रैक्शन सबसे, मतलब लाइट के कंपैरिजन में थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा हो। एज कंपेयर टू लाइट, इट्स डायफ्रैक्शन इज वेरी वेरी डार्क। खूब डायफ्रैक्शन होती है इसकी। जल्दी बता दो, क्लियर हो गया? आगे बढ़ चलें कि नहीं? फिर से सवाल पूछ लिया। एसेंशियल कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन क्या है? जल्दी बताओ। वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल का साइज आपस में क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। लाइट में ऐसी मैचिंग होती नहीं है, डायफ्रैक्शन बहुत कम होती है। और साउंड में मैचिंग बिल्कुल हो रही है, तो साउंड में डायफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। साउंड वेव्स की डायफ्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा हुई। बोलो समझ गए कि नहीं? बहुत एग्जांपल है इसके। मान लो ये एक ब्लाइंड मोड है। कैसा जी? ब्लाइंड मोड। यहां से एक व्हीकल आ रहा है, ओके, और यहां से आप जा रहे हो। जो गलियां होती है ना, ऐसी मोड जो होते हैं, उसमें आम तौर पे जब यहाँ पे पहुंचेगा तो बंदा क्या करता है? हॉर्न मारता है। हॉर्न क्यों मारता है? ताकि आगे से, अगर दिख तो रहा नहीं है वो, कि आगे से अगला आ जाए, आ रहा हो, तो वो भी हॉर्न मारे। तो इधर वाला हॉर्न मारेगा, फिर इधर वाला भी हॉर्न मारता है, उसका मतलब होता है भाई मैं भी आ रहा हूँ। ये हॉर्न इसलिए मारता है कि उसको आगे दिख नहीं रहा, उसको मोड़ काटना है उसने। ये हॉर्न मारता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर अगर आगे क्लियर होगा तो कोई आवाज नहीं आएगी, वो बेवकूफ होगा कि हॉर्न सुन के भी आवाज नहीं मारेगा, वो टक्कर भी सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर इधर से आगा, उसने भी हॉर्न मार देना कि मैं भी आ रहा हूँ, तो उसमें स्पीड इतनी देर में बंदा क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। जो इस पर्सन से लाइट आ रही थी ना, मतलब इसके, इस पर्सन पे या इस व्हीकल पे जो लाइट पड़ रही थी, वो डायफ्रैक्ट होके नहीं पहुंच। समझ रहे हो कि नहीं? अगर रात का समय भी होगा ना, लाइट होगी, वो इतनी ज्यादा नहीं पहुंचेगी यहाँ पर। लेकिन साउंड बिल्कुल डायफ्रैक्ट करके, मोड़ खाकर, मैं कहता हूँ साउंड 180 डिग्री से भी क्या कर जाता है? डायफ्रैक्ट कर जाता है बीच बीच। तो इसका तो यहाँ पर 90 डिग्री के करीब एंगल है, 90 डिग्री से तो डायफ्रैक्ट करेगा ही करेगा। साउंड वेव की डायफ्रैक्शन ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल क्या कर जाता है? मैच कर जाता है। जल्दी बोलो, समझ गए हो कि नहीं? मान लो दो भाई थे, पहले इकट्ठे रहते थे, बाद में दोनों की शादियां हो गई, बीवियां आ गई, बच्चे हो गए, परिवार अपने अपने, उन्होंने घर पे दीवार में, बेड़े में क्या कर ली? पार्टीशन। वो अपना इधर रहने लग गए, ये अपना इधर रहने लग गए। ठीक है? बीवियां भड़काती रहती हैं दोनों भाइयों को, तो उनमें मतलब को बहुत ज्यादा संबंध भी को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है हमारे। ओके, तो एक इधर रहते हैं, एक इधर रहते हैं। चलो, यहाँ पे बेड़े में इन्होंने क्या कर रखी है? दीवार कर रखी है। तो एक इनके घर में यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। ठीक है? यहाँ पर इनके बच्चे अपना खेलते कूदते रहते हैं, ये बच्चे रहते हैं। क्या लग रही है? सीढ़ी लग रही है? चलो, जो मर्जी लगा लो, मैंने बच्चे बनाए। तो ये अपना खेलते कूदते रहते हैं। ओके,
रात के समय अपना बल्ब ऑन कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ जब ये अपना बल्ब ऑन करते हैं तो इनको भी पता लग जाता है कि नहीं कि दोस्तियों ने बल्ब ऑन कर लिया? लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत ही लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर भी आ जाएगी। इधर-उधर से रिफ्लेक्ट होके भी पहुँच जाएगी और डायफ्रैक्ट होके भी पहुँच जाएगी। राइट? लेकिन ये इस लाइट का इतना यूज़ नहीं कर सकते कि ये वाले बल्ब जला लेंगे और इनको अपना बल्ब भी जगाना पड़ेगा। ठीक है? नॉर्मली ऐसे होता है पड़ोसियों ने आंटियों ने बल्ब जलाता तो अगले भी रोड़ा पाने लग जाते हैं और तुसी भी लाइट बाल लो तो अपनी बाल लो। ओके? तो इस लाइट का इधर फ़ायदा नहीं होना लेकिन थोड़ी बहुत ही तो पहुँचेगी, पता लगेगा। ज़्यादा डायफ्रैक्शन होती नहीं है। लेकिन मान लो इनके घर में फंक्शन होता है और ये अपने घर में क्या करते हैं? डीजे लगा लेते हैं। ठीक है जी? अब ये यहाँ पर डीजे लगा ठीक है जी? जब ये डीजे लगाते हैं तो इनके साउंड वेव्स निकलेंगे। अब भाई ये खुद तो नाचेंगे ही नाचेंगे। इनको भी क्या करना पड़ेगा? बुलाया नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है ना, संबंध अच्छे नहीं है, बुलाया नहीं है। लेकिन अब ये सो तो सकते नहीं है, तो ये अपने ही घर में फुल साउंड का होगा, तो अपना देखो एन्जॉय तो कर ही सकते। क्योंकि जो साउंड वेव्स है, उसने रुकना पे चाहे इतनी ऊँची दीवार भी हो, उसने डायफ्रैक्ट होना ही जाना है। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या निकला है? पड़ोसियों के घर डीजे लगा होगा, भी क्या कर सकते हो फुल एन्जॉय कर सकते हो। लेकिन उनके घर बल्ब लगा होगा, तो उसका यूज़ नहीं कर सकते, तुम्हें अपना ही लगाना पड़ेगा। और हमारे लिए पॉइंट क्या निकला है? साउंड वेव की डायफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। बोलो ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ओके, 1-2 पॉइंट्स हैं हाँ जी, तो स्पीकर बनाने दो। ये वाला? ये वाला? ये वाला? कर ले कैलकुलेट कर। ओके जी, अब बेटा आगे मेन टॉपिक पे आएँ। ठीक है, डायफ्रैक्शन बता दिया, डायफ्रैक्शन की डेफिनिशन याद हो जाएगी पहले तो ये बताओ, डायफ्रैक्शन की डेफिनिशन याद हो जाएगी? एसेंशियल कंडीशन याद हो गई? एसेंशियल कंडीशन याद हो गई? साउंड और लाइट में से ज़्यादा कौन डायफ्रैक्ट करता है वो भी क्लियर हो गया? भाई उसमें अब कुछ 4 बंदे तुम लोग 1 लीटर वाली बोतल को पी रहे हो, पिछले आधे घंटे से। अब अंत में आके वो ऐसे करके उसको हाथ मार-मार के नहीं निकल रहा भाई, अगर ज़्यादा पीना है तो ले आ पानी। मैन तू क्या कर रहा है आज? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। देखो बेटा, इससे जो पिछला टॉपिक था ना, वो मज़े-मज़े वाला टॉपिक था, लेकिन उसमें से 3-4 पॉइंट खैर निकल के आ गए जिसमें से क्वेश्चन भी मिल सकता है। डायफ्रैक्शन क्या चीज़ है? एसेंशियल कंडीशन क्या है? साउंड वेव डायफ्रैक्ट करती है या लाइट वेव डायफ्रैक्ट करती है? क्यों करती है? वो हमने तो उसमें उतनी बातें निकल गई। अब आ गया बिल्कुल पर्टिकुलर ज़्यादा स्प्रेड ना करते हुए हमने बात को करा। एक टॉपिक है डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। डायफ्रैक्शन बहुत तरह की होती है। डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डायफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर एपर्चर मतलब बड़ा वाइड टॉपिक है। लेकिन अब हम सिलेबस पे क्या कर जाएँगे, टिक कर जाएँगे। बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, अपनी बात को ज़्यादा फैलाएँगे भी नहीं। हमने एक टॉपिक करना है डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, वो करते हुए कल तक हमने इस टॉपिक को क्लोज़ कर देना है, कुछ रिजल्ट्स आएँगे उन पे बेस क्या करनी है, न्यूमेरिकल्स मतलब यहाँ हम स्प्रेड नहीं होंगे। ठीक है? एक ही वाला डायफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में है, डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट होगा और उसके सामने एक छोटी-सी ओपनिंग होगी। क्या छोटी-सी क्या होगी? ओपनिंग होगी और इस ओपनिंग से लाइट वैसे तो यहाँ पे पहुँचनी चाहिए सीधा लेकिन डायफ्रैक्ट होकर थोड़ा आगे, थोड़ा अंदर की ओर भी पहुँचेगी। ओके? तो हमने सिर्फ क्या स्टडी करना है बेटा डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ओके जी? अब इसको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करवाऊँगा। पहला पॉइंट इसका आएगा, तो हम बोलेंगे द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। द एक्सपेरिमेंटल को 5 पॉइंट में करवा देंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। दूसरे नंबर पे बेटा इसमें से आना है हमारे पास द डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब देखो यार, जब वेव ऑप्टिक्स खत्म होगी ना, जैसे मान लो डायफ्रैक्शन खत्म होगा, जब आप रिवाइज़ करने लगोगे आपकी कॉपी में,
तो आपको मतलब जो 3 या 4 पेजेज़ में होगा ना वही ही सब कुछ है। उसी में से क्वेश्चन है। तो 3-4 पेज का टॉपिक कॉपी में होगा, उसी में से सारे क्वेश्चन आने हैं। नंबर ऑफ पेजेज़ नोट्स में बहुत ज़्यादा अपने बनने नहीं है वेव ऑप्टिक्स। इंटरफेरेंस का हो गया जो होना था, डिफ्रैक्शन में भी आएँगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक क्या आएगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। जैसे इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं बनता, सेंटर पे मैक्सिमा फिर अल्टरनेटिवली मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमम है, ऐसे इसका भी पैटर्न बने। कुछ इंटरफेरेंस के जैसी सिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ इंटरफेरेंस से इसके डिफरेंस होंगे, वो हम अपने आप जैसे आएगा डिस्कस कर लेंगे। जब इसका पैटर्न आएगा बेटा, उसमें भी कहीं-कहीं पे मैक्सिमा, कहीं-कहीं पर मिनिमाज़ आ रहे होंगे। कहीं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही होगी, कहीं लाइट की इंटेंसिटी घट रही होगी। ठीक है? यहाँ पर हम कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बेटा बिल्कुल डायरेक्ट लिख देंगे। तो पिछली बार फिर भी इंटरफेरेंस में मैंने डिराइव करवाई थी इंटरफेरेंस की मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। इसमें डेरिवेशन डेरिवेशन कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट क्या आएँगे आपके रिजल्ट। ओके? तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा आएगी और यहाँ पे करेंगे हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड लास्ट में हम कर देंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। लास्ट में हम क्या कर देंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो अब मान के चलो हमने इसको 5 पॉइंट्स में कवर अप करना है। ठीक है? ये हमारा क्या होगा 5 पॉइंट फार्मूला होगा डिफ्रैक्शन को कवर अप करने का। सीक्वेंस में चलते जाएँगे, अपने आप ही होता जाएगा। तो स्टार्ट मैंने अभी करवा दिया। क्या करने जा रहे हैं हम? डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट करने। आज सिर्फ क्या आएगा आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। वो समझाने में टाइम लग जाएगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद ये चारों चीज़ें ऑलमोस्ट कल अपनी कंप्लीट हो जाएँगी। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लिखना जी, बनाना, मान लेते हैं हमारे पास ये है जी सिंगल स्लिट। अब इतनी बड़ी नहीं होती है, तो यहाँ पर हमने बनाने के लिए क्या लिया है? मैग्नीफाइड इसका क्यों लिया? सामने क्या है? स्क्रीन। ये बेटा सोर्स जो है आपका, इस स्लिट के बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस कर लो। बिल्कुल साथ के साथ बना लेना, ठीक है? ये ए, बी क्या है मेरी जी? तो सिंगल स्लिट के एजेस पे मैं क्या शो करने जा रहा हूँ? डिफ्रैक्शन शो करने जा रहा हूँ। ओके? ये जो सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है ना बेटा, इसमें हमें रेज़ इन्फिनिटी से आते हुए चाहिए। कहाँ से आते हुए चाहिए? इन्फिनिटी से आते हुए और ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएँगी। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ फार फील्ड डिफ्रैक्शन। देखो डिफ्रैक्शन 2 तरह की होती है। एक जिसको हम बोलते हैं फार फील्ड, दूसरा जिसको हम बोलते हैं बेटा नियर फील्ड। ठीक है? फार फील्ड में डिफ्रैक्शन करने के लिए जो रेज़ आ भी दूर से रही हैं इन्फिनिटी से, तो जाएँगी भी किस तरफ? इन्फिनिटी। जो नियर फील्ड वाला है, उसमें होती भी नज़दीक है और डिफ्रैक्शन करने के बाद पहुँचती भी नज़दीक ही है। ये किसका एग्ज़ाम्पल है? फार फील्ड डिफ्रैक्शन का एग्ज़ाम्पल है। ये हमें इन्फिनिटी से चाहिए थी, लेकिन लैब कंडीशन में इन्फिनिटी से लाने का और इन्फिनिटी तक पहुँचाने का सिंपल तरीका है, यूज़ द कन्वेक्स लेंस। अब अगर मैं सोर्स को बेटा उसके कन्वेक्स लेंस के फ़ोकस पे प्लेस कर दूँ, यहाँ से आने वाली जो रेज़ हैं, वो क्या हो जाएँगी? पैरेलल हो जाएँगी। जल्दी जवाब दे दो, सही है कि नहीं? तो मैंने लेंस क्यों लगाया? क्लियर हो गया कि नहीं? लेंस क्यों लगाया जल्दी बोलो? क्योंकि मैं चाहता था जो रेज़ आएँ स्लिट पर पड़े, एबी जो स्लिट है, बिल्कुल पैरेलल रेज़ पड़े। मतलब फ्रॉम इन्फिनिटी आती हुई होनी। एबी क्या होगी जी आपकी? सिंगल स्लिट, ठीक है? जो विड्थ है, उसको डी मान लेंगे। विड्थ इज़ इक्वल टू डी, वो मैं डायग्राम में बाद में बनाऊँगा, पहले मैं बाकी चीज़ें बना दूँ। ओके, यहाँ से बेटा कुछ रेज़ तो देखो अब सीधी भी जानी है ना, बिना डिफ्रैक्शन के भी तो पहुँचेंगी।
कुछ ने डायफ्रैक्ट कर दिया, एज से क्या हो गई? डायफ्रैक्शन हो गई। नीचे भी हो सकती है, मैं एक ही तरफ शो करूँगा। मुझे एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन एक ही तरफ शो करना है, नीचे भी हो सकती है, मैं एक ही तरफ इसको शो करूँगा। तो बेटा कुछ तो बिना डायफ्रैक्शन के भी पहुँची हैं, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जैसे पहुँच गई, लेकिन कुछ डायफ्रैक्ट होके पहुँची हैं, ठीक है? अब वहाँ पे डायफ्रैक्ट होके पहुँची हैं, यहाँ से भी बेटा डायफ्रैक्ट होगी, यहाँ से भी होगी, तीनों पॉइंट से मुझे शो करना पड़ेगा। अब आगे ये इन्फिनिटी की ओर चले जाती, इनको स्क्रीन पे लेने के लिए, ये इन्फिनिटी से आ रही हैं तो इन्फिनिटी पे जाएँगी डायफ्रैक्ट होके। इनको स्क्रीन पे लेने के लिए फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस लगाना, ठीक है जी? तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इन रेज़ को कन्वर्ज कर देगा। ये इसके पैरेलल डायफ्रैक्ट हो गई, ये वाली ऐसे डायफ्रैक्ट हो गई। अगर ये लेंस ना होता तो ये अपना सीधा निकल जाती पैरेलल-पैरेलल, लेकिन लेंस के कारण ये सारी इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई हैं। तो बेटा ये जो ऊपर पॉइंट P तक पहुँची है ना, दीज़ आर द डायफ्रैक्टेड रेज़। जो पॉइंट P तक पहुँची बेटा ये कौन-सी है आपकी? डायफ्रैक्टेड रेज़ हैं। वैसे सीधा सेंटर पे भी तो पहुँची हैं। जो सेंटर पे पहुँची हैं, वो भी यहाँ तक तो पैरेलल आ रही थी। यहाँ से फिर लेंस ने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर बना डायग्राम? बन गया जी? ये जो स्क्रीन है ना बेटा, स्क्रीन पे ऐसे P बहुत हैं। मुझे एक कंसीडर करना होता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ क्या है? ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहाँ पे जो P है, यहाँ पे भी तो डायफ्रैक्ट करके पहुँची होंगी। कुछ यहाँ पे भी पहुँची होंगी, कुछ यहाँ, मतलब पूरी स्क्रीन पे ही डिफ्रैक्शन से लाइट पहुँची होगी। पूरी स्क्रीन पे, यहाँ पे भी कुछ पहुँची होगी यहाँ। ये वाला पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले आपको बिना देखे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ करना आना चाहिए और इसकी समझ भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट की डिफ्रैक्शन को स्टडी करने का बेटा क्या है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें आप देख सकते हो ए बी क्या है, जल्दी से बता दो, व्हाट इज़ ए बी? जल्दी-जल्दी लिखवाना आप। बोलो बेटा क्या है? व्हाट इज़ ए बी? ए बी इज़ द स्लिट, ओके। व्हाट इज़ डी बेटा? इट इज़ विड्थ ऑफ द, ओके। यहाँ बनेगा एक एंगल, ध्यान से सुनना। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। कितने एंगल से डिफ्रैक्ट करी है लाइट? थीटा इज़ द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्लास में आपको आकर ये डायग्राम बनाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम बनेगा तभी बात बनेगी। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम बनाकर दिखाना पड़ेगा बेटा। तो दिस इज एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, ओ इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। क्या ओ सेंटर ऑफ द क्या हो गया? स्क्रीन हो गया। सही है, हो गया, ओके। सबसे पहले नंबर पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी जब मैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्कस करूंगा। दोबारा जरूरत पड़ेगी। बन जाएगा बेटा पैटर्न? जल्दी जवाब दो। मान लो बन जाएगा। इसकी समझ हो गई? एस सोर्स है, आगे लेंस है, लेंस क्यों लगाया? ताकि रेज इन्फिनिटी से आती हुई मिले मुझे। ए भी क्या है? स्लिट है। यहाँ पे एजेस पे डिफ्रैक्शन होगी, मेरा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। ठीक है, ये इतनी वाइड नहीं है, बड़ी ही छोटी सी रखनी पड़ती है। ठीक है, छोटी सी क्या होगी? ये स्लिट होगी, काफी छोटी। ओके जी। दूसरे नंबर पे लिखो द डिफ्रैक्शन पैटर्न। 2 मिनट में क्लोज कर देंगे। दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं हम द डिफ्रैक्शन पैटर्न। जब डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया, लेंस लगाया, लाइट लगाई, सामने स्क्रीन रखा, तो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा ना भाई। जैसे वाईडीएसई ने पूरा अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया, कुछ ना कुछ तो स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया ही होगा। तो इसने भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया। जो भी ऑब्जर्व किया, जैसे वाईडीएसई में जो भी ऑब्जर्व किया, उसको हमने इंटरफेरेंस पैटर्न बोला।
यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे? डायफ्रैक्शन पैटर्न। दूसरे नंबर पे जो मेरा पॉइंट है क्या? तो डायफ्रैक्शन पैटर्न, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में आएगी, पहले तो सिर्फ 2 मिनट में ये बात करके खत्म कर देंगे हम आज का, कि पैटर्न बना कैसा? क्या ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व करता है बेटा? फिर वही मैक्सिमा और मिनिमा। सेंटर पे मैक्सिमा, फिर दोनों तरफ मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। क्या ऑब्जर्व करता है? फिर वही मैक्सिमा और मिनिमा ही ऑब्जर्व करता है, लेकिन थोड़ा-सा चेंज। व्हाट ही ऑब्जर्व? लिख लिया दूसरा नंबर पॉइंट, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये बेटा क्या हो गया आपका? सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया। सेंटर पे उसने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमा आ रहा है, फिर मिनिमा आ रहा है, फिर मैक्सिमा आ रहा है, फिर मिनिमा आ रहा है, फिर मैक्सिमा आ रहा है, फिर, लेकिन मैक्सिमास की इंटेंसिटी कम होती, बोलो समझ गए कि नहीं? मैक्सिमास की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। मतलब फ़र्क पड़ गया इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस में फिर वही था, सेंटर पे मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, लेकिन सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या थी? सेम। यहाँ पे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम, फिर और कम, फिर और कम। जैसे-जैसे स्क्रीन से दूर जाते गए, इंटेंसिटी क्या होती गई? कम होती गई। दोनों तरफ बेटा क्या थी? सिमेट्री। ठीक है, बोथ साइड सिमेट्री, मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, दोनों की इंटेंसिटी सेम। फर्स्ट मैक्सिमा सॉरी, ये सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी आपस में सेम। ये थर्ड मैक्सिमा, देखो सेंटर वाले को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा, राइट है जी? सेंटर वाले को सेंट्रल मैक्सिमा बोल दिया, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा। इन सब की इंटेंसिटी आपस में क्या थी? मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेम है, सेकंड सेकंड आपस में सेम है। अब पैटर्न याद रखना बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन, ड्रॉ इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। डायफ्रैक्शन का इंटेंसिटी पैटर्न बनाओ। ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ आईडीएसजी एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार कहता है दोनों के ड्रॉ करो और दोनों में फर्क बताओ। 2 नंबर में डाल देगा, दोनों में डिफरेंस बताओ इनके पैटर्न्स में। तो ये इंटेंसिटी पैटर्न है। 5 पॉइंट में मैंने इसको कवर अप कराना है। पहला पॉइंट मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, दूसरा पॉइंट मेरा डायफ्रैक्शन पैटर्न हो गया। ठीक है? नेक्स्ट फिर चीजें जो है वो कल कवर अप होंगी। आज के लिए फिर यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज करें।